नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा, पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। कहा हत्या के समान है सूली पर लटकाना। सोलह विपक्षी दलों की बैलेट पेपर से मतदान की मांग, चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम की सत्यता पर उठाए सवाल। सर्वदलीय बैठक बुलाने का मिला भरोसा। सरकार ने आधार को बताया पूरी तरह सुरक्षित। कहा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में नहीं आएगी अड़चन। विपक्ष ने अनिवार्य बनाने पर उठाए सवाल। राज्यसभा में सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप। कांग्रेस ने कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 समझौते, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर करार। जल्द शुरू होगी यूरेनियम की आपूर्ति। और आइए देखते हैं पहली खबर। सोलह विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। इन नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मिलकर अपनी मांग रखी। इन दलों ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया में भरोसा कम होता जा रहा है। उधर चुनाव आयोग ने आरके नगर उपचुनाव को रद्द कर दिया है। ईवीएम मामले में कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनावों में वीवीपीएटी लगी ईवीएम मशीनों और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उनकी दलील है कि इससे मतदान प्रणाली और चुनावों में गड़बड़ी की आशंका को दूर करने में मदद मिलेगी। ईवीएम पे भरोसा था, विश्वास था जनता का या पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दलों का, वो विश्वास उठ गया है। इसलिए ईवीएम मशीन के बदले वापस वही जो पुराना सिस्टम था 1951-52 से वही सिस्टम दोबारा से पेपर बैलेट का सिस्टम लागू करना चाहिए। ये हम लोगों का विश्वास ईवीएम से हट गया है और ईवीएम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जबकि ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। ये हम लोगों ने डिमांड रखी। इलेक्शन कमीशन कम से कम इतना माना कि हमारा तर्क बहुत सीरियस है और वो इस पर विचार करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि किसी तरह से आगे जो चुनाव होगा गुजरात हिमाचल से लेके वो बैलेट पेपर से हो। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में उपचुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई। केजरीवाल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है। इस बीच चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में आरके नगर उपचुनाव रद्द कर दिया है। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन, चुनाव खर्च, अवैध धन के इस्तेमाल को देखते हुए ये फैसला लिया। इसको लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल अननेसेसरी राइट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम सो दैट दे डजंट वांट द इलेक्शन टू बी कंडक्टेड। The election commission though have now taken this decision, they should have been much more vigilant earlier because a lot of money has been already spread but आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होना था। शुक्रवार को आयकर अधिकारियों ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के यहां तलाशी ली थी। आयकर विभाग का दावा है कि तलाशी के बाद 89 करोड़ रुपए उपचुनाव के लिए बांटने का पता लगा है। यहां से एआईएडीएम के अन्ना गुट के महासचिव टीटीवी दिनाकरण उम्मीदवार हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब हैं जो कि पूर्व उपचुनाव आयुक्त हैं। नूर मोहम्मद साहब, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से आवाज़ें आई हैं, हर चुनाव में कमोबेश आवाज़ें दिखती थीं ईवीएम को लेकर या फिर धांधली को लेकर, लेकिन इस बार 16 दल अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये कहते हैं कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो जहाँ तक हमारी भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है उसका सवाल, वो बहुत ही एक लिहाज से बाहर से उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो जो लोग आपत्ति करते हैं, पहले भी कुछ लोगों ने आपत्ति की, लेकिन जब वो जीत गए इलेक्शन तो वो चुप हो गए।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इलेक्शन हारते हैं तो लगता है कि शायद, तो हमने तो कोशिश की थी, शायद मशीन की वजह से हुआ हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बाद में एक वीवीपैट इस्तेमाल करने का सोचा। वो उसका मतलब है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब वोटर उसको पेपर में देख सके किसको उसने वोट दिया। और उस मशीन में यह है कि जब आप वोट देते हैं तो पर्टिकुलर नंबर जिस पे आपने वोट दिया उसका सिंबल और वो डिटेल में छोटा सा स्लिप कट के और नीचे गिरती हुई दिखती है कि स्क्रीन के थ्रू, तो वोटर देख सकता है कि हमने अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्टी को दिया है तो उस पर्टिकुलर पार्टी का सिंबल कट के गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, और उसको आश्वस्त हो जाता है कि वो उसी को वोट दिया, और वो जाके एक डिब्बे में गिर जाती है और वो सील्ड होता है। बाद में काउंटिंग के टाइम पे अगर कोई आदमी चाहे, कोई कैंडिडेट कहे कि नहीं हमको तो वो काउंट कराना है, हमको विश्वास नहीं इसमें, तो उसको काउंट करा भी सकते हैं। कोई चैलेंजेबल है, मतलब वो देखा जा सकता है। ये हाँ ये ऑफर है कि अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं हम उसको काउंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक मुझे नहीं याद है कि किसी केस में किसी कैंडिडेट ने कहा हो कि नहीं हमारी स्लिप भी काउंट करिए। तो इसका मतलब मशीन में तो विश्वास रहा है, वरना बहुत जगहों पे होता है कि आप दोबारा काउंट कराइए, इसको भी स्लिप को भी काउंट कराइए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि लोगों को एक्चुअली विश्वास है कि मशीन गड़बड़ हो सकती है। जहाँ तक सिस्टम का सवाल है, आप देखिए इलेक्शन के पहले जब इलेक्शन शुरू होने लगता है तभी एक मॉक इलेक्शन होता है, और जो कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप कुछ वोट डाल के देखो। वो उस वक्त डाल के वोट देखते हैं और उसको वोट डालने के बाद फिर उनके सामने ही सील किया जाता है और फिर इलेक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर उसमें गड़बड़ी होती है उसको मॉक इलेक्शन में, तो भी पॉइंट आउट किया जा सकता है कि गड़बड़ है, मशीन ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो प्रोसीजर बने हुए हैं वो काफ़ी फुल प्रूफ और डिटेल है। मेरी समझ नहीं आता कि कैसे ये बात हो रही है कि जो वीवीपैट जहाँ पे है वहाँ पे आपने काउंटिंग के लिए कहा नहीं, उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं करी। अब एक बार आपने नहीं किया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट जारी कर दिया, फिर तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पावर से बाहर चला गया आर्टिकल 329। जिस तरीके से घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में, जो खबर आई कि टेस्टिंग के दौरान एक ईवीएम पर जब अलग लोगों ने बटन दबाया तो उसमें सिर्फ बीजेपी के वोट आए थे, वो मेरे ख्याल से जानकारी की कमी है। उसमें होता क्या है कि वीवीपैट में क्या होता है कि जैसे मशीन इधर है और एक तो कंट्रोल यूनिट होती है प्रिजाइडिंग अफसर के पास, मशीन जो वोट देने वाली होती है एक बैलेटिंग यूनिट होती है, उसके साथ में एक वीवीपैट का डब्बा होती है। उसमें वीवीपैट के जो वीवीपैट होता है उसमें जो कैंडिडेट होते हैं, जो बैलेट पेपर होता है उसके हिसाब से उसमें फीड किया जाता है। उसके सीरियल नंबर पे ये होगा, सीरियल नंबर पे 2 होगा, 2 ये होगा, और तभी वो प्रिंट करके देगा। अब हुआ क्या इसमें कि जैसे कानपुर से शादी मशीन लाई गई थी, उसमें इलेक्शन का रिजल्ट जारी होने के बाद 45 दिन तक रखते हैं मशीन को, कहीं ऐसा ना कोई आदमी इलेक्शन पिटीशन दे जाए। लेकिन वीवीपैट के साथ ये चीज़ लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो स्लिप्स हैं वो एक प्लास्टिक में निकलती है, गिर जाती है, उसको सील करके रख देते हैं, तो मशीन खाली हो गई। उसको उन्होंने ला के यहाँ रख दिया। अब लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो मैचिंग नहीं कराई, तो मैचिंग नहीं कराई तो यहाँ बटन दूसरा दब रहा है और उसमें स्लिप कोई और आ रही है, और उसने एक और हवा दे दी। मैं कहूँ कि और वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन फौरन क्लैरिफाई करना चाहिए था कि इसमें ये हुआ है। वहीं पे अगर फिर से मैच करके और सबको दिखा देते झगड़ा खत्म हो जाता। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा, और क्योंकि तमाम पार्टियां जब अविश्वास की बात कर रही हैं तो नूर मोहम्मद साहब, ऐसे में पार्टियों का भरोसा और एक जो आशंका जनमत में या जनसमूह में तैयार हो रही है उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन में देखिए पहले भी कभी बात आई थी, 2009 में भी एक बार बात आई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप जो भी मशीन कहो हम ला के आपके सामने रख देते हैं, आप अपने टेक्निकल आदमी लाओ, उसको मैनिपुलेट करके दिखाओ। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24 घंटे के लिए मुझे दीजिए, हम बता देंगे। हमें सबके सामने करना पड़ेगा, अकेले नहीं जाके कोने में नहीं, सबके सामने। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऐसा, अभी जो पार्टी मीटिंग हो रही है उसमें क्या निकल के आता मुझे पता नहीं, बट इलेक्शन कमीशन उसी 2009 के उसको दोहरा भी सकती है। मैं चूंकि इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इस तरह के चैलेंजेस दिए गए कि हो चुका है कि आप पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज आके देखें कि गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वोटर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ट्रस्ट किसी भी सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इलेक्शन में अगर सिस्टम अगर ट्रस्ट नहीं हुआ तो कितना भी आप अच्छा रिजल्ट करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो उसका रिजल्ट हमेशा डाउट में रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी तो स्टेक होल्डर हैं, और वो तो मेजर स्टेक होल्डर है, उन्हीं के कैंडिडेट आते हैं, वही गवर्नमेंट बनाती है, तो मेजर
एक स्टेक होल्डर तो वही हुए। जी। हालांकि वोटर भी मेन स्टेक होल्डर है, बट जो एक्चुअल फायदा लेने वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। लेकिन एक उनकी डिमांड है कि वीवीपैट को अब तक पूरी जगह लागू हो जाना चाहिए था। वो ये भी कह रहे हैं कि इसको कुछ जगहों पर सीमित कर देना ये एक शंका खड़ी करती है। उनकी मांग है कि अगले जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर वीवीपैट के जरिए ही किया जाए, चाहे कि जितनी मशीनें उतने ही फेज में हो कम से कम। क्या ये मुमकिन दिखता है? ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है? देखिए, इसमें पहले मैं बता दूं कि वो सारी जगह क्यों नहीं लागू हुआ है। 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था उसमें साफ लिखा हुआ था कि आप इलेक्शन कमीशन फेजेस में इसको लागू कर सकती है। अगर हमारे पास 10 लाख पोलिंग स्टेशन हैं तो कम से कम 12-13 लाख 15 लाख तक मशीनें रखनी पड़ेंगी आपको। 20% के करीब आपको उसमें रखना पड़ेगा। कुछ ट्रेनिंग के लिए लगानी पड़ती है तो उसकी मशीनों का अलग होता है। तो लगभग 12 से 15 लाख के बीच में मशीनें रखनी, वीवीपैट होना ज़रूरी है। अब जो हमारी जो कंपनीज जो बनाती हैं वो सिर्फ 2 हैं, बेल है और ECIL है। उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है और शायद वो बजट में भी, बजट तो अगर नहीं है तो देना चाहिए। अगर बजट नहीं मिला है जितना रिक्वायर्ड बजट है तो कोई, जैसे मैंने सुना कि शायद पैसे अलॉटमेंट में भी थोड़ी सी करीब 10 पत्र लिखे गए लेकिन बजट को नहीं मिला हुई है। तो पैसा मिल जाने के बाद भी इन कंपनीज की तो लिमिटेड होगी कैपेसिटी। तो ये तो है कि हर जगह एक दिन में नहीं लगाया जा सकता है, फेजेस में लगाया जा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ही अनुरूप होगा। जहाँ तक इन स्टेट्स में डिपेंडिंग कि कितनी पोलिंग स्टेशन हैं और EVMs कितने, वो वीवीपैट हमारे कितने हैं, लगाया ज़रूर जा सकता है। उसमें कोई राय नहीं। अगर उतने हैं, अगर 2 स्टेट्स का ये मामला है तो, अगर 2 ही स्टेट का मामला है तो प्रॉब्ली अभी अगर टाइम है, अगर बन सकती है उतनी तो लगाना चाहिए। लेकिन कहना कि वापस जाएं पेपर पे, अब हमारा तो ये बहुत बड़ा USP रहा है कि हम 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा रिजल्ट दे देते हैं। हम बूथ कैप्चरिंग रोक ली हमने, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग में होता क्या है कि एक आदमी आया और ठप्पे मार के डाल गया। अब इसमें हर एक वोट के लिए कम से कम 20 नहीं 12 सेकंड लगते हैं। तो 1 मिनट में आप 5 वोट से ज़्यादा डाल नहीं सकते हो आप जी। और आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तेज़ हो गया है कि आधे घंटे में कोई फौज पहुंच, यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टियों की मांग है वो आप कहते हैं कि बिल्कुल निरर्थक है कि आप बैलेट की तरफ वापस जाएं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसको और ज़्यादा हम निरर्थक इस मामले में नहीं कहते कि वो सोच रहे होंगे कि हमसे हमारा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाएगा, उस लिहाज से निरर्थक हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए कि फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ज़्यादा है। वक्त की कमी से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम तथ्य सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी पहले खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में कम मतदान को लेकर उठे सवाल, घाटी में चिंता के संकेत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। पाकिस्तान ने भारतीय व्यवसायी कुलभूषण जाधव को जासूसी के कथित आरोप में फांसी की सजा दी है। भारत ने इसे हत्या की संज्ञा दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की रिहाई रोक दी है जिन्हें बुधवार को रिहा किया जाना था। पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने सोमवार को भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। कुलभूषण जाधव को ईरान से सटे समुद्री इलाके से 3 मार्च 2016 को अगवा किया गया था। पाकिस्तान ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया था। कुलभूषण से मिलने के लिए भारत ने 13 बार अपील की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को इसकी अनुमति नहीं दी। अभी पूरी चीज का जांच होने तो उसके बाद बात करें। विदेश सचिव S जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया। विदेश सचिव ने अब्दुल बासित से कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिक अदालत का निर्णय अवैध है। भारत ने कहा कि मुकदमा गलत आरोपों पर चलाया गया था और कुलभूषण को पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। विदेश सचिव ने इसे हत्या बताया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। उन्होंने राज्यसभा में आधार के कार्यान्वयन पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब दिया। उनके मुताबिक आधार न होने पर भी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्यसभा में आधार के कार्यान्वयन को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार नहीं होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने निजता के हनन की बात को नकारते हुए कहा कि इसमें न्यूनतम व्यक्तिगत जानकारियां ली जाती हैं और वो उच्च तकनीक के जरिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले 34,000 आधार ऑपरेटर्स को 3 सालों में ब्लैकलिस्ट किया गया है। No poor shall be denied his subsidy rights at all. Be very clear about it. I'm sure you have also said that. Whether it is a midday meal or any other benefits. We will only say you also come on Aadhaar. But no denial shall be there, sir. इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने 2016 में पारित हुए आधार एक्ट से पहले जारी हुए आधार कार्ड को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बताया। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में साफ है कि आधार को सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं बनाया जा सकता। It's not working in Puducherry, it's not working in Chandigarh, it's working marginally better in Dadra and Nagar Haveli, but please look into this before you expand cash transfer on a national scale. And who has this data? Some of them fly-by-night companies. This data is available to everyone. This data can be sold cheap. This data can be misused. कि पूरी की पूरी व्यवस्था को अब नौकरशाही के हवाले कर दिया गया पूरे तौर पर, कि नौकरशाही तय करे कि कौन आदमी किस लायक है। The cash portion may be transferred to their respective accounts. That system is not good because poor people will tend to purchase not the essential commodities and other luxurious items. My point is, Aadhaar has become an obstacle for people in getting their genuine social security benefits. मंत्री के जवाब के बाद कई सांसदों ने जवाब पर भी सफाई मांगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि UIDAI जहां उच्च तकनीक से लैस है, तो वहीं ये संसद के प्रति भी जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक ने भारत की इस बड़ी आधार योजना की तारीफ की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज कांग्रेस ने सरकार पर CBI और प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए इस पर चर्चा की मांग की, तो सरकार ने इसे कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास बताया। राज्यसभा में सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों के जरिए गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है और नियम 267 के तहत बहस की मांग की। The enforcement agencies, the CBI, the ED is being used for political vendetta, and that is something what we want to raise. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। Sir, this is very important subject. We must have a discussion in this house. The BJP, the wrongdoings of the BJP chief minister. Nobody. No, that you cannot discuss here. उपसभापति ने कांग्रेस की नियम 267 के तहत चर्चा की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में चर्चा हो सकती है। If there is wrongdoing by any chief minister, it has to be discussed in their assembly. Not here. Not here. Not here. Not here. लेकिन कांग्रेस के 7 BSP के सांसद सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसके बाद ही सदन में अवरोध जारी रहा और शून्यकाल के दौरान 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ये पूछताछ होगी। उन्हें 13 अप्रैल को बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें पहले बुलाया था, लेकिन वीरभद्र सिंह पेश नहीं हुए थे। ईडी वीरभद्र सिंह की पत्नी और उनके बेटे से पूछताछ कर चुकी है। CBI ने इस सिलसिले में मामला दर्ज किया था और इसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। उन दोनों देशों के बीच आज 6 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने क्षेत्रीय शांति और शक्ति संतुलन के लिए सहयोग की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के बीच बातचीत में आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने, नागरिक उड्डयन सुरक्षा, पर्यावरण, खेल, स्वास्थ्य और उपग्रह संचालन में सहयोग शामिल हैं। Challenges like terrorism and cybersecurity extend beyond the boundaries of our region and therefore require global strategy and solution indeed. We're already working together to harness the creativity and the drive of our best and brightest minds. Our flagship joint research fund, the Australia-India Strategic Research Fund, is Australia's largest with any country. दोनों देश व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच समेकित आर्थिक सहयोग समझौते पर बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को भी राजी हो गया है और जल्द ही इसकी पहली खेप भारत आएगी। Passing of legislation in the Australian Parliament with bipartisan support, Australia is now ready to export uranium to India. But there's room for further growth. We've worked closely with India to meet our respective requirements for the provision of fuel for India's civil nuclear program, and we look forward to the first export of Australian uranium to India as soon as possible. इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। बाद में वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। वो मंगलवार को मुंबई जाएंगे, जहां व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होना स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों के बीच कई तरह की समानताएं बन रही हैं। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देना भी स्वीकार किया है, इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के व्यापार काफ़ी विश्वसनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की संभावना है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान व्यापक हिंसा के बाद पीडीपी उम्मीदवार ने अनंतनाग संसदीय उपचुनाव टालने की मांग की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस बीच घाटी में अलगाववादियों की हड़ताल से जनजीवन पर असर पड़ा है। पीडीपी ने अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव टालने की मांग की है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर रविवार को उपचुनाव के दौरान हिंसा के बाद ये मांग रखी गई। अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती ने कहा है कि फिलहाल माहौल चुनाव के अनुकूल नहीं है। तसद्दुक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें, मुलतवी करें जब तक हालात साजगार। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि तसद्दुक की मांग महबूबा मुफ्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उपचुनाव टालने से पहले महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव टालने की मांग खारिज की है। अब आखिरी मरहले पर पहुंचने पर चुनाव डेफर करना मुनासिब नहीं है। अब जिस तरह भी जैसे भी जो लोग कैंपेन कर चुके हैं, जो वोटर अपना माइंड बना चुका है, उसको अपना वोट एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाना चाहिए। अनंतनाग में बुधवार को मतदान होना है। बीती रात यहां 2 सरकारी स्कूलों में आग लगा दी गई। दोनों ही स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्कूलों में हम रखेंगे कि कोई ऐसी सिक्योरिटी रखेंगे कि कोई स्कूल जलने ना पाए, और ये जरूरी नहीं है कि वो स्कूल इलेक्शन के हवाले से जलाया गया, वो अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। इस बीच श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सोमवार को अलगाववादियों ने बंद रखा। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा में 8 लोगों की मौत के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़गाम और गांदरबल में धारा 144 लगाई गई है। ये दोनों जिले श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं।
हिंसा के चलते श्रीनगर में लगभग 7% मतदान ही हो सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिस्र में चर्च को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश में 3 महीने का आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया है। भारत समेत सभी देशों ने इन हमलों की निंदा की है। मिस्र में रविवार को पहला धमाका ताता शहर के सेंट जॉर्ज कॉप्टिक चर्च में हुआ और इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के सेंट मार्क्स चर्च में दूसरा बम धमाका हुआ। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।